Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today we are going to continue with the chapter Material Cost. So यहाँ पर हम लोग थोड़ा कुछ important concepts are there which we need to brush up. So the first point says valuation of work in progress. जैसे आप लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन कर रहे थे, कॉस्ट या फिर आपका मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उस हिसाब से आप कर रहे थे. लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस के केस में द वैल्यूएशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट के बेसिस पर ही वैल्यूएशन होगा. सो देर आर 3 ways ऑफ वैल्यूइंग वर्क इन प्रोग्रेस. फर्स्ट है एट प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट मतलब क्या, आपका जितने भी आपके पास जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं वो सबको जब आप ऐड कर दोगे सो क्या हो जाएगा, आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा. और ये जो मेथड है ये बहुत ही कंजर्वेटिव मेथड ऑफ वैल्यूएशन है जिसमें कि आपको ओवरहेड्स को ऐड नहीं करना है. ठीक है. The cost of the subsequent period is understated and the cost of production for the current period is inflated to that extent. क्योंकि आप लोग overheads को include नहीं कर रहे हो, मतलब जो भी आपके indirect expenses हैं आप उसको include नहीं कर रहे हो. So इसीलिए क्या हो जाता है, जो भी आने वाले period के जो भी cost होते हैं उसको आप understate कर देते हो, उसको आप properly estimate नहीं कर पाते हो. ठीक है. और next क्या है, next बोल रहा है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स. प्राइम कॉस्ट आपका जो भी है वो रहेगा और उसके साथ क्या ऐड होगा, वेरिएबल ओवरहेड्स कुछ कुछ ऐड हो जाएंगे. लेकिन इसमें किस चीज़ को आपको इंक्लूड नहीं करना है, ऑब्वियसली जितने भी आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं उन सबको आपको एक्सक्लूड करना है ऑन द बेसिस दैट दीज आर पीरियड कॉस्ट, मतलब ये टाइम बाउंड कॉस्ट है, इसीलिए आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है आपके वर्क इन प्रोग्रेस को वैल्यू करते टाइम. नेक्स्ट क्या है, एट टोटल कॉस्ट. दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड क्योंकि इसमें बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड सबको ही ऐड किया जाता है और उस हिसाब से वैल्यूएशन किया जाता है. द लॉजिक बिहाइंड दिस मेथड इज दैट वर्क इन प्रोग्रेस शुड कैरी द प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ द ओवरहेड्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंप्लीटेड आइटम्स शुड नॉट बी बर्डनड. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एबनॉर्मल एंड नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटीरियल. नॉर्मल वेस्टेज क्या है, उतना अमाउंट का वेस्टेज जो कि होना ही होना है. ठीक है, इट इज़ बाउंड टू अराइज. जैसे कि कोई आपके पास लिक्विड चीज़ है जिसका इवेपोरेशन हो गया, या फिर कोई मटेरियल है जिसका जो श्रिंक हो गया, जिसका क्वांटिटी थोड़ा सा कम हो गया ड्यू टू वेदर के कंडीशंस. सो यूजुअली सच वेस्टेज रिमेन्स विद इन सर्टन नॉर्मल रेशियो और परसेंटेज ऑफ इनपुट. जो भी आपका इनपुट है उसका एज अ परसेंटेज या फिर एक नॉर्मल रेशियो के हिसाब से ये जो वेस्टेज है वो बनता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एबनॉर्मल वेस्ट. एबनॉर्मल वेस्ट वो सारे लॉसेज या वो सारे वेस्टेज हैं जो कि जनरल केस में नहीं अराइज होते हैं. इट डज नॉट अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. लेकिन अगर कुछ एडवर्स सर्कमस्टांसेस अराइज होता है, जैसे कि आपका पावर फेलियर हो गया या फिर किसी मशीनरी का कोई मेजर ब्रेकडाउन हो गया, आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक खत्म हो गया, तो उस केस में जो वेस्टेज होता है जो आपने पहले से एस्टिमेट नहीं किया है दैट इज नोन एज योर एबनॉर्मल वेस्ट. ठीक है. तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका हमें ट्रीटमेंट क्या करना है. ठीक है. तो जो नॉर्मल वेस्टेज होता है जो कि होना ही होना है, ये तो आपका अनअवॉइडेबल है एंड यू कैन नॉट कंट्रोल इट एज वेल. ठीक है, आपके लिए ये अनकंट्रोलेबल है. सो इट शुड बी रिकवर थ्रू गुड प्रोडक्शन. आपको इसको रिकवर करने का आपके पास एक ही तरीका है, दैट इज गुड प्रोडक्शन. द कॉस्ट ऑफ सच नॉर्मल वेस्टेजेस कैन बी रिकवर्ड एज प्रोडक्शन ओवरहेड एंड अपॉर्शनड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. तो जो नॉर्मल वेस्टेज आपके पास आएगा उसको आपको क्या करना है, इसको आपको प्रोडक्शन ओवरहेड के हिसाब से ही ट्रीट करना है और आपको उस कॉस्ट को कैसे एब्जॉर्ब करना है, उसको आपको अपॉर्शन करना है जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया है उस हिसाब से. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्ररी द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेजेस शुड बी सेपरेटली कलेक्टेड एंड चार्ज्ड ऑफ टू द कॉस्टिंग P&L अकाउंट सो एज नॉट टू विशिएट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज के केस में क्योंकि ये ड्यू टू सम एडवर्स सिचुएशन अराइज हुआ है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, उसको आपको सेपरेटली कलेक्ट करना है और उसको आपको कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज कर लेना है. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर आपको मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बारे में बोला है. इसके बारे में हम लोगों ने थ्योरी पहले ही पढ़ा है, सो आप वो पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इज योर मटेरियल ट्रांसफर नोट.
ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, आप ये अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर आपको सिमिलरली बिल ऑफ मटेरियल दिया है, ये भी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज योर वेस्ट। वेस्ट क्या है? ये वो रेसिड्यू है, जैसे कि स्मोक या फिर डस्ट, गैसेस, स्लैग निकलता है जैसे, ये वो सारे जो रेसिड्यू बच जाता है किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के एंड में, उसको बोला जाता है वेस्ट। ठीक है, जैसे आप मैं राउरकेला में रहती हूँ, तो यहाँ पर जैसे स्टील प्लांट है तो बहुत स्लैग निकलता है यहाँ पर, स्टील प्लांट से बहुत डस्ट भी निकलता है। तो ये वो सारे रेसिड्यू हैं विच अराइज इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड इसको आप प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते हो और इसको आप दोबारा सेल भी नहीं कर सकते हो, इसका कोई यूटिलिटी वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, इन सर्टन टाइप्स ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशंस कुछ मटेरियल क्या होता है, वो फिजिकली डिसअपियर कर जाता है, जैसे इवेपोरेट हो जाता है या श्रिंक कर जाता है। तो इस केस में जो आपका जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट निकलता है वो क्या हो जाता है, दैट इज लेस देन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट। आपने जितना इनपुट दिया कभी कभी उससे कम आउटपुट भी निकल जाता है। तो ये जो वेस्टेज हो जाता है, श्रिंकेज, इवेपोरेशन, ये सब, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है इनविजिबल वेस्ट। ठीक है, इनविजिबल वेस्ट, where the residual instead of fetching any value creates a problem for its disposal। ऐसे केस में क्या होता है, आप उसका जो भी रेसिड्यू निकलता है उसको आप कहीं और स्क्रैप पे तो सेल कर नहीं सकते हो, उल्टा ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आप उसको कहाँ पर डिस्पोज ऑफ करोगे। जैसे कि बहुत सारी जगहों पे क्या किया जाता है, जो एफ्लुएंट होता है या फिर जो गैस ऑब्नॉक्शियस गैसेस होते हैं उसको वो लोग एनवायरनमेंट में ही छोड़ देते हैं, इसको किसी रिवर में छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, तो एटमॉस्फेयर इससे पोल्यूटेड रहता है। तो इसका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है, क्योंकि वेस्ट का कोई प्रैक्टिकल वैल्यू है ही नहीं, इट हैज़ नो प्रैक्टिकल वैल्यू, इट्स अकाउंटिंग इज वेरी सिंपल। द इफेक्ट ऑफ द वेस्ट इज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो वेस्ट जो निकलता है उसका आपका बेसिकली वो क्या करता है, जितना आपने इनपुट दिया उससे कम आउटपुट निकालता है वो। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू अराइव एट द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, हर प्रोसेस, ऑपरेशन या फिर जॉब का जो भी आपका यूनिट कॉस्ट आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ये जितना भी आपका वेस्टेज होता है उसके अमाउंट को, जितना भी आपका रिड्यूस्ड आउटपुट है उसके ऊपर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, the cost of normal waste should however be excluded from the total cost and charged to profit and loss account। तो जो भी आपका एबनॉर्मल वेस्ट रहता है वो आपका कहाँ पर चार्ज हो जाएगा, ऑब्वियसली कॉस्टिंग पीएनएल या फिर पीएनएल में वो चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पर स्क्रैप। व्हाट इज स्क्रैप? दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंटल मटीरियल रेसिड्यू कमिंग आउट ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। लेकिन इसका क्या है, ये बहुत कम अमाउंट में निकलता है। ठीक है, ये दिस इज यूजुअली इन स्मॉल अमाउंट, और इसका एक बहुत ही लो मेजरेबल यूटिलिटी या फिर एक मार्केट वैल्यू रहता है। वेस्ट में क्या होता था, वेस्ट में आप उससे आपको कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं मिलता था, लेकिन स्क्रैप के केस में आपको एक मेजरेबल यूटिलिटी या फिर एक मार्केट वैल्यू मिल सकता है, विच इज रिकवरेबल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग के बिना भी वो आप रिकवर कर सकते हो। इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि स्क्रैप में अराइज इन द फॉर्म ऑफ टर्निंग, बोरिंग, ट्रिमिंग, फिलिंग, शेविंग्स। जैसे आप कोई मटेरियल है उसको आप ट्रिम कर रहे हो, तो वहाँ से थोड़ा बहुत आपका जो भी जितना भी आप ट्रिम करके निकालते हो वो सब मटेरियल आपका निकल जाता है। या फिर जैसे टिम्बर इंडस्ट्री है या फिर कोई सॉ मील है, वहाँ पर क्या निकलता है, सॉ डस्ट निकलता है, इसको आप सेल कर सकते हो, भले ही एकदम बहुत ही कम अमाउंट में हो, लेकिन उसको आप सेल कर सकते हो। डेड हेड्स एंड बॉटम एंड्स इन फाउंड्रीज। जैसे फाउंड्रीज होता है वहाँ पर आप क्या है, डेड हेड्स या बॉटम एंड्स होता है, ये सब चीज़ें आपका स्क्रैप निकलता है। सो स्क्रैप शुड ऑलवेज बी फिजिकली अवेलेबल, unlike waste which may or may not be present in the form of a residue। waste में क्या होता है,
जैसे आपका इवेपोरेशन हो गया तो वो वहाँ से चला गया, इनविजिबल हो गया, आपको और दिखता नहीं है। लेकिन जो स्क्रैप रहता है ना, वो हमेशा आपके पास फिजिकली अवेलेबल हो जाता है। तो स्क्रैप का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करें? इसको कभी कभी क्या करते हैं ना, स्क्रैप को आप सेल कर सकते हो, ठीक है, आप इसको सेल कर सकते हो। तो उस केस में सेल वैल्यू रियलाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इज क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। और ये किस आइटम से लिखा जाता है? एज मिसलेनियस रेवेन्यू, क्योंकि ये भी तो एक रेवेन्यू ही जनरेट हो रहा है, भले ही वो बहुत कम क्वांटिटी में है लेकिन हो तो रहा है, तो इसीलिए इसको मिसलेनियस रेवेन्यू के हिसाब से लिखा जाता है। नेक्स्ट इज योर, आप इसको ओवरहेड में क्रेडिट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? द स्क्रैप इज असाइंड टू अ कॉस्ट, द कॉस्ट इज यूजुअली द सेल वैल्यू ऑफ द स्क्रैप लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो इसको क्या किया जाता है, जितना भी उस स्क्रैप को सेल करने के बाद उसका सेल वैल्यू आएगा, उससे आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। और अगर उस स्क्रैप को सेल करने के लिए आपके पास कोई रेडी मार्केट नहीं है, लेकिन उस स्क्रैप का यूटिलिटी वैल्यू है, ठीक है, तो उस केस में इट इज टेकन एज अ क्रेडिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है उसमें उसको आप क्रेडिट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रेडिट टू जॉब। अगर ये स्क्रैप को आप किसी पर्टिकुलर जॉब के साथ ट्रेस कर सकते हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप ये अमाउंट उसी पर्टिकुलर जॉब को क्रेडिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफर टू अदर जॉब। कभी कभी क्या होता है ना, एक जॉब से जो स्क्रैप निकल रहा है वो किसी दूसरे जॉब में उसको आप यूज कर सकते हो, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो इन दैट केसेस इट शुड बी अफेक्टेड थ्रू मटीरियल ट्रांसफर नोट्स, ठीक है। मटीरियल ट्रांसफर नोट में आप यहाँ से मटीरियल इधर दूसरे जॉब में जा रहा है वो आप मेंशन कर सकते हो। The latter method is more appropriate when some further processing is required on the scrap before it can be utilized for other jobs, ठीक है। ये किसी दूसरे जॉब में यूटिलाइज हो उससे पहले क्या किया जाता है, उस पर थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग कर लिया जाता है। फिर क्या है, आपको बोला है कंट्रोल ऑफ स्क्रैप। ये क्या है, यहाँ पर 3 मेथड्स दिया है, ये आप पढ़ के खुद समझ सकते हो। नेक्स्ट इज योर स्पॉइलेज, ठीक है। स्पॉइलेज क्या है? When production does not come up to the standard specifications or quality, it has to be rejected outright. जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर वो आपके स्टैंडर्ड जो भी स्पेसिफाइड हैं उसको मीट नहीं कर पाता है, उस क्वालिटी तक पहुंच नहीं पाता है, सो उस केस में जो प्रोडक्शन होता है वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जितने भी क्वांटिटी उसमें प्रोड्यूस होकर निकलते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो यहाँ पर आपको दिया है कि अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ स्पॉइलेज। तो ये बोल रहा है द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्क्रैप एंड स्पॉइल्ड वर्क, द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्क्रैप एंड स्पॉइल्ड वर्क इज दैट while normal scrap arises mostly as a result of the processing of material, देखो जो आपका स्क्रैप अराइज होता है वो कब अराइज होता है? जब आपका प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल ठीक से नहीं हो पाया है, उस केस में स्क्रैप अराइज होता है। लेकिन स्पॉइलेज कब होता है? जब आपके ऑपरेशन में कोई डिफेक्ट है, डिफेक्ट इन ऑपरेशन और मटेरियल में ही कोई गड़बड़ है, सो इन दैट केस क्या होता है, आपका स्पॉइलेज होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पॉइलेज अराइज होता है। फर्दर स्क्रैप हैज़ ऑलवेज अ रिलेटिवली लो बट सम डेफिनाइट वैल्यू। स्क्रैप को ऑब्वियसली आप सेल कर सकते हो, बट द वैल्यू ऑफ स्पॉइलेज मे रेंज फ्रॉम लो इफ इट इज़ अ वेस्ट टू कंपैरेटिवली हाई वैल्यूज इफ द स्पॉइलेज इज टू बी सोल्ड एज सेकेंड्स। अगर आप स्पॉइलेज को सेकेंड हैंड की तरह सेल करना चाहते हो तो उस केस में उसका जो वैल्यू है कभी कभी बहुत हाई भी हो जाता है। स्पॉइलेज इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द लॉस ऑफ मटेरियल बट ऑल्सो लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है कि ट्रीटमेंट ऑफ पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग्स मोस्टली 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, जो कि उस पर्टिकुलर गुड को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जिस कंटेनर में उसको पैक किया जाता है, दैट इज योर प्राइमरी कंटेनर। एंड सेकेंडरी कंटेनर क्या होता है, दोज आर रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन लाइक क्रेट्स
जैसे आप एग्स को क्रेट्स में ट्रांसफ़र करते हो, एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट करते हो, तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात हो रही है। तो जो प्राइमरी होता है, जैसे आप टेट्रा पैक देख लो, अमूल कूल देख लो, अमूल लस्सी देख लो, वो जो जिस टेट्रा पैक में रहता है वो आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन जो अंडे का क्रेट होता है ना, या फिर जो कार्टन्स होते हैं जिसमें चिप्स का पैकेट आता है, ये सबको आप रिटर्न कर सकते हो एंड रीयूज़ भी कर सकते हो। अगर आप लोगों ने बचपन में वो सोडा पिया है कांच के बॉटल वाला, तो वो क्या करते हो, आप उसको पी लेते हो, फिर आप उसको वहीं पर जहाँ पर आपने पिया था वहीं पर आप उसको रिटर्न करके डिपॉजिट करके आ जाते हो। तो दैट इज़ अ सेकेंडरी पैकेज। एंड प्राइमरी पैकेज क्या है? प्राइमरी पैकेज है आपका जैसे टेट्रा पैक हो गया, अमूल लस्सी हो गया, ये सब। तो जो कॉस्ट ऑफ प्राइमरी कंटेनर्स है, इसको आप प्रोडक्शन ओवरहेड की तरह ही चार्ज करते हो। प्राइमरी कंटेनर्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और क्या बोल रहा है, जो सेकेंडरी कंटेनर्स होता है उसको आप एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ही चार्ज करते हो। ठीक है। और यहाँ पर एक और केस दिया है कि कभी कभी ना जो पैकिंग मटेरियल, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है, उसको आप थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाते हो सो दैट सेल्स आपका प्रमोट हो। तो उस केस में ये प्राइमरी मटेरियल को भी आप एज सेलिंग कॉस्ट चार्ज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज योर कैरेज एंड कार्टेज एक्सपेंसेस। ये है आपका द कैरेज एंड कार्टेज एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल्स आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है। जो आपका रॉ मटेरियल आता है वो उसके जो कैरेज और कार्टेज का खर्चा होता है वो आप एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही चार्ज करते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे हम लोग कैरेज इनवर्ड को ट्रेडिंग अकाउंट में ही डालते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स को करते हो, एक बार आपका फिनिश्ड गुड्स बन गया तो उस केस में जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अपने आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद वो वेयर हाउस में जाता है। वेयर हाउस से जब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाता है सेल होने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, सो उसको आप कहाँ पर चार्ज करते हो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चार्ज करते हो। ठीक है। और क्या बोल रहा है, कैरेज एंड कार्टेज अगर अबनॉर्मल रीजंस की वजह से किया जा रहा है, सो दैट विल बी चार्ज टू योर कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ठीक है। कहीं पर भी अगर आपका एबनॉर्मल चार्जेस हो रहा है, अराइज हो रहा है, तो उसको आप कहाँ पर चार्ज करने वाले हो? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। नेक्स्ट इज योर ट्रीटमेंट ऑफ टूल्स कॉस्ट। सो जो टूल्स होते हैं ना वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है लार्ज टूल्स, दूसरा होता है स्मॉल टूल्स। जो लार्ज टूल्स होते हैं वो बेसिकली आपके फिक्स्ड कॉस्ट में गिने जाते हैं, सो दैट्स वाई दे आर कैपिटलाइज्ड, उनको कैपिटलाइज किया जाता है एंड उनसे जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो आपका कहाँ पर जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाता है। समझ में आया? वो आपका कहाँ जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाता है। और यहाँ पर भी उसी का कुछ कुछ मेथड्स दिया है, ये आप खुद पढ़ के समझ सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स फॉर बल्क परचेजेस। जो भी अगर आप सप्लायर से बल्क परचेज करते हो तो उस केस में आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट कितने टाइप का होता है? दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है क्वांटिटी एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? अगर आप तुरंत पेमेंट कर रहे हो वहीं पर ही, तो उस केस में वो थोड़ा सा राउंड ऑफ करके आपको थोड़े बहुत परसेंटेज का कैश डिस्काउंट देता है। कैश डिस्काउंट इज यूजुअली अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। लेकिन जो क्वांटिटी एंड ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आपको क्वांटिटी पर मिलता है, यानी कि अगर आप बल्क में परचेज करते हो, हैवी परचेज करते हो, तो उस केस में आपको क्या मिलता है? क्वांटिटी एंड ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। सो द अमाउंट ऑफ लाटर डिस्काउंट, यानी कि इस वाले डिस्काउंट का जो क्वांटिटी होता है, अमाउंट होता है, दैट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड इन इनवॉइस। इनवॉइस में वो ऑलरेडी क्रेडिटेड हो जाता है एंड द नेट लैंडेड कॉस्ट of the material exclusive of the discount is considered as material cost। ठीक है। net landed cost of the material exclusive of the discount मतलब क्या है? जब आप सप्लायर के पास से अपने गोडाउन तक सामान लाते हो, मटेरियल लाते हो, तो उस टाइम इफ़ यू एक्सक्लूड द डिस्काउंट देन उस पूरे जो उसका वो पूरे जितने भी कॉस्ट उस पर इनकर होते हैं, that is known as your material cost, right? फिर देखते हैं हम
ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंस डिटेक्टेड एट स्टॉक टेकिंग. इफ द वेरिएंसेस आर ड्यू टू नॉर्मल कॉज, ठीक है, नॉर्मल कॉज की वजह से हो रहा है, ड्राई एज या फिर श्रिंकेज या फिर इवापोरेशन, जो कि आपका नॉर्मल कॉजेस हैं, उसकी वजह से अगर हो रहा है, सो उनको हम कैसे वैल्यू करते हैं? दीज आर वैल्यूड एट द रूलिंग लेजर रेट्स. रूलिंग लेजर रेट्स के हिसाब से हम उसको वैल्यू करते हैं. एंड द अमाउंट इज टेकन एज एन आइटम ऑफ स्टोर्स ओवरहेड. सो उस अमाउंट को क्या किया जाता है? स्टोर्स ओवरहेड के हिसाब से उसको लिया जाता है. एंड इट इज रिकवर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट. ठीक है, डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट जितना भी आपका कंज्यूम हुआ है उसके हिसाब से आपको उसके एक परसेंटेज के हिसाब से वो प्रोडक्शन से रिकवर हो जाता है. लेकिन अगर अब नॉर्मल केसेस कॉजेस की वजह से होता है, जैसे थेफ्ट, फ्रॉड या फिर मिसअप्रोपोर्शन या फिर आग लग गया, कुछ और हो गया, ट्रांजिट में खो गया, उस केस में दीज आर वैल्यूड बाय राइटिंग ऑफ टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट. समझ में आ गया? इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग. इलस्ट्रेशन नंबर 7. प्रिपेयर अ स्टोर्स लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अडॉप्टिंग FIFO मेथड. यानी कि जो पहले आया है वही पहले जाएगा, वही पहले इशू होगा. मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल. ठीक है, आपको यहाँ पर जितना इशू हो रहा है उसका अमाउंट आपको देखना है. सो 2016 मार्च आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, फिर इशू रिसीव्ड ये दिया है. यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, न्यू वर्ड टर्म एक देख सकते हो, दैट इज रिटर्न्ड. ठीक है, रिटर्न्ड वाला वर्ड यहाँ पर 2 बार यूज हुआ है. व्हाट इज रिटर्न्ड? अभी हम लोग वही देखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि इशू एंड रिसीव का आपको प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो देखते हैं इसका आंसर. बुक में मैं आपको बता देती हूँ. पहला जो रिटर्न है दैट इज ऑन 14 मार्च. तो तब तक देखते हैं हम लोग. 1 मार्च पे आपका जितना भी बैलेंस है वो दिया है. फिर इशू हुआ 3 मार्च को, 4 मार्च को एंड 5 मार्च को. ठीक है, ये इशू का जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर दिया है. फिर क्या है, 13 मार्च को बोला कि रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स 200 टन एट द रेट ऑफ 190 रुपीज़. तो अगेन रिसीव हुआ है, परचेज हुआ है कितना? 200 टन्स. उसका रेट कितना है? 190 एंड टोटल वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया. उस वक्त हमारे पास बैलेंस में कितना था? बैलेंस में 250 टन्स था, जिसका रेट था 200 रुपीज़ एंड टोटल वैल्यू था 50,000. ठीक है, सो ये तो रहेगा. उसके साथ आपने जो न्यू परचेज करा है वो भी इधर आ जाएगा, है ना. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट ए. ठीक है, आपके पास वेयर हाउस में था, लेकिन उसमें से आपने डिपार्टमेंट ए में कुछ इशू किया था. ठीक है, और यहाँ पर आपने इशू किया था, लेट्स से ये आपने 3 डिपार्टमेंट में इशू किया है, A, B एंड C. तो उसमें से A में आपने जितना इशू किया था, लेट्स से 70 आपने A में इशू किया था, तो उसमें से 15 टन्स आपके पास वापस आ गया है स्टोर में. ठीक है, उनका 55 टन्स में काम हो गया, इसीलिए उन लोगों ने 15 टन्स वापस कर दिया. तो ये भी आपका रिसीट में ही गिना जाएगा, है ना. तो यहाँ पर आपको गौर फरमाने की बात ये है कि आपको रिटर्न अगर वर्ड होगा तो उसका आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है. ठीक है, सो आपको पता है कि अगर इशू हुआ था सब में प्राइस 200 ही था, सो रिटर्न जब होगा तो ये भी क्या होगा? 200 ही होएगा, है ना. 200 ही उसका प्राइस होगा. सो दे आर रिटर्निंग 15 टन्स, जिसका रेट है 200 पर टन एंड वैल्यू है उसका 3000 रुपीज़ टोटल. ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो आ गया तो आपके पास बैलेंस में क्या रहेगा? पहले से 250 था, पहले से ये 200 था, फिर आपने जो नया आपका रिटर्न आ गया है वो भी है आपके पास 15 टन्स. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट बोल रहा है इशू हुआ है 180 टन्स. ठीक है, और नेक्स्ट जो रिटर्न है वो कब का है? 27 को है. सो आंसर देखते हैं. अगेन 20 मार्च को क्या हुआ है? रिसीट हुआ है, उन्होंने रिसीव किया है 240 टन्स, जिसका प्राइस जिसका रेट है 195. फिर बैलेंस में है हमारे पास 70, 200, 15 एंड
ये 250 नया रिसीव हुआ है। फिर 24 मार्च को क्या हो रहा है, 24 मार्च को वो लोग इशू कर रहे हैं टोटल 300 टन्स, ठीक है, 300 टन्स इशू किया जा रहा है। तो फीफो मेथड है, ठीक है, तो फीफो मेथड में सबसे पहले कौन सा जाएगा, क्योंकि पहले ये आया है तो सबसे पहले ये इशू होगा, उसके बाद ये इशू होगा, उसके बाद ये इशू होगा। तो इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, 270 प्लस 15 विल बी 285, सॉरी 285। 285 हमें इशू करना है 300 टन्स। 300 माइनस 285 इक्वल्स टू हमें और 15 टन्स चाहिए हैं। सो जो और 15 टन्स चाहिए हैं इसमें से हम लोग वो जो बाकी का 15 टन है हम लोग यहाँ से ले लेंगे, है ना। सो इसका रेट हो जाएगा 195 रुपीज़। इसको भी हम कैलकुलेट करके लिख लेंगे। तो इतना इशू करने के बाद हमारे पास बैलेंस क्या रहेगा, बैलेंस रह जाएगा ये जो 240 से हम लोगों ने 15 टन्स इशू किए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो 225 टन्स बचे हैं वो हमारे पास रह जाएगा। दैट विल बी 225 टन्स एट द रेट ऑफ 195 रुपीज़ एंड टोटल वैल्यू ये आ जाएगा। अगेन 25 मार्च को क्या हो रहा है, वो लोग रिसीव कर रहे हैं। 26 मार्च को दे आर इशूइंग अगेन, और फिर 27 मार्च को क्या हुआ, उन्होंने रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया 35 टन्स। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो ये आया है 195 रेट, ये कैसे पता चलेगा, देखते हैं हम लोग। आपने जब लास्ट इशू किया था, आपने जो लास्ट इशू किया था कब किया था, इसके पिछले वाले दिन ही, है ना। तो जब आपने लास्ट इशू किया था वो किस प्राइस में था, 195 में था, तो इसीलिए ये भी आपका 195 में आ जाएगा, ठीक है। फिर मार्च 28 को अगेन वो लोग रिसीव कर रहे हैं, और फिर हम लोग इसका टोटल बैलेंस निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें तो रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया है, रिसीव रिसीव इशू इशू रिसीव इशू रिसीव रिसीव इशूड, ठीक है। ये एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको दिया है बुक में, आप ये देखकर आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आने वाले क्लासेस में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10 एंड 11 कंप्लीट करेंगे। 12 के बाद वाले क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, सो उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने CA में दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल द OBT ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो।